नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेश सर जीके के ऊपर। तो मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं भाई, वो इस क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। और आज की इस क्लास के अंदर आप पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन के आसपास आप डिस्कस करेंगे भाई, है ना। क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे उनको डिस्कस करेंगे साथ में। तो आपके लगभग 50 से 70 क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर रहने वाले हैं। ये मैंने 50 ही लिखे, लेकिन ज्यादा रहेंगे क्वेश्चन जो आपकी क्लास के अंदर, ये ध्यान रखना इस चीज का। और ये जो आपकी क्लास रहने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, आगे जो आपके एसएससी जीडी का एग्जाम होना है या एनटीपीसी का एग्जाम है या आर्मी का एग्जाम है, जो भी एग्जाम होने हैं स्टैटिक जीके जिसके अंदर पूछी जाती है, उसमें आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहने वाली। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखिए। और जो बच्चे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो क्लास को एक बार शेयर जरूर कर देना भी, है ना। तो शेयर करके आ जाओ सारे के सारे। आप स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के अंदर। देखो, जैसे मैंने पहले लिखा है, इसके अंदर स्टैटिक जीके के अपने क्वेश्चंस रहेंगे। और कितने क्वेश्चन करेंगे आप? 50। 50 तो मैंने आपको बताया, जैसे बताया पहले की ज्यादा रहेंगे क्वेश्चंस 50 से भी इस क्लास के अंदर भाई ना। 50 क्वेश्चन आप लगभग करेंगे। और पिछले साल के जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आज की क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी या जो भी एग्जाम आपका आगे आने वाले महीनों में होने वाले 4-5 महीनों में, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि एसएससी, रेलवे या आर्मी जो है वो कैसे क्वेश्चंस पूछती है आपसे एग्जाम के अंदर, है ना। ये आपको पता रहेगा भी इस क्लास के अंदर। तो आप अपनी शुरू से लेकर लास्ट तक क्वेश्चंस जो है उनके आंसर टिक करना और बताना मुझे कि कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो आज की क्लास के अंदर आपसे पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप आंसर कीजिए भाई। पहला है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था ना। एरोप्लेन जो है इसका आविष्कार किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। पहला ऑप्शन है आपके मेंडेलीव, ओसवाल्ड मोस्ले, जे थॉमसन या राइट ब्रदर्स। इन चारों में से किसने हवाई जहाज का आविष्कार किया था? तो आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? राइट ब्रदर्स। दो भाई थे राइट ब्रदर्स, ध्यान रखेंगे आप। और ये दोनों भाई जो है किस देश से संबंधित थे? ये राइट ब्रदर्स जो है ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ये ध्यान रखेंगे आप, अमेरिका से थे ये। और एक क्वेश्चन ये आ जाए कि वायुयान को सबसे पहले उड़ाया किसने था? तो वायुयान को सबसे पहले उड़ाया भी किसने था? राइट ब्रदर्स ने ही उड़ाया था वायुयान को। सबसे पहली बार हवाई जहाज उड़ाया था इन्होंने 1903 के अंदर। काफी सारा विवाद हुआ था इनके हवाई जहाज के ऊपर भी ना। तो ये अमेरिका के हैं दोनों भाई। एक का नाम तो था ओरविल, दिख रहा है क्या नीचे? ओरविल है एक तो, ओरविल राइट। हाँ, ओरविल तो दिख रहा है। और ओरविल राइट जो है इसी ने उड़ान भरी थी। और एक ध्यान रखेंगे आप, विल्बर, दूसरे भाई का नाम क्या था? विल्बर राइट। तो ये ध्यान रख लेना इसमें। ओरविल और विल्बर राइट जो है इन दोनों भाइयों ने उड़ान, मतलब ये विल्बर ओरविल ने उड़ान भरी थी, आविष्कार दोनों ने मिलकर किया था। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, जे थॉमसन भाई, ये क्यों फेमस है? जे थॉमसन, ये थॉमसन जो है ये भी साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था भाई। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, आविष्कार किया, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। मेडलीव जो है ये रूस के वैज्ञानिक थे। मेडलीव ने क्या किया था? आवर्त सारणी जो होती है ना, आवर्त सारणी को बनाया था इन्होंने। सबसे तत्व की जो आवर्त सारणी होती है, जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व जो होते हैं, उनकी आवर्त सारणी जो है ये रूस के वैज्ञानिक मेडलीव द्वारा बनाई गई थी भाई। ओसवाल्ड मोस्ले ये तो राजनीतिज्ञ थे, इंग्लैंड से संबंधित थे। तो इन चीजों का ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन में ये सारे ऑप्शंस अपन डिस्कस किए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है देखो आपसे पेपर के अंदर। अगला क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई इसको ना। दिख रहा है सभी को? जी सर दिख रहा है। चलो बताओ, कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है ना। कलिंग जो अवार्ड है ये कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है? विश्व बैंक द्वारा दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या जिसको आईएमएफ बोलते हैं, विश्व आर्थिक मंच, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम या यूनेस्को। किसके द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार की अगर आप बात करें, आप आंसर सोचो, इतने में आपको इसके बारे में दो बेहतरीन बातें बताता हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। कलिंग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कलिंग पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप बताओगे सर ये विज्ञान से संबंधित है ये ना। ये क्वेश्चन भी आता है, कलिंग पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान, साइंस के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा इस कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी?
1952 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1952 में इसकी शुरुआत होती है। और किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ये यूनेस्को के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, विकलिंग पुरस्कार जो है ये यूनेस्को की। अगर आप बात करें यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, पेरिस के अंदर। पेरिस कहाँ पर है, तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी, और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है सर। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर और बताओ, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आप बताओगे ये है वाशिंगटन डीसी के अंदर। वाशिंगटन डीसी कहाँ है सर, तो वाशिंगटन डीसी आपको पता होना चाहिए, ये अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम भी क्या था, वाशिंगटन डी है ना, वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बताओ गुरुजी, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। पैसों वाले सारे मामले अमेरिका के अपने पास ही है अभी ना, विश्व बैंक भी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी, अंतर्राष्ट्रीय ये मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी के अंदर। ये चीजें इनसे ध्यान रखनी है। कलिंग पुरस्कार जो है इसका संबंध है विज्ञान से, यूनेस्को के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे ना, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। अगला देखो, बुक से क्वेश्चन है आपका, अकबरनामा के लेखक कौन है। अकबरनामा या इसको और किस नाम से जानते हैं भाई, इसको आइन ए अकबरी भी बोल देते हैं, आइन ए अकबरी। तो एक ही बात है, अकबरनामा या आइन ए अकबरी, ध्यान रखना। ये कौन है, अबुल फजल, अब्दुल समद, अब्दुल लतीफ या फैजी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा, अबुल फजल इसका राइट आंसर रहेगा। अकबरनामा किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है। फैजी इसका भाई हुआ करता था, ये दोनों क्या थे, ये दोनों भाई हुआ करते थे, अकबर के दरबार के अंदर कवि थे ये। अब्दुल समद जो है ये भी अकबर के दरबार का एक कवि था, लेखक था। अब्दुल समद को अकबर ने उपाधि भी दी थी, सिरी कमल या जड़ी कमल की जो उपाधि है वो अकबर के द्वारा दी जाती है इसको। अकबरनामा के बाद एक आपसे पूछ ले, बाबरनामा, बाबर का बेटा ही था अकबर। बाबरनामा अगर पूछे आपसे, बाबरनामा का लेखक किसे बताओगे आप लोग, ये बाबर खुद ही था भाई। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई उसकी आत्मकथा थी। एक आ जाए अकबर का ये हुमायूं नामा है ना, बाबर का बेटा तो हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, तो हुमायूं नामा आ जाए। पहले गलत बता दिया था क्या, वो ठीक कर लेना। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, हुमायूं नामा आ जाए भाई। तो हुमायूं नामा लिखी थी बाबर की बेटी ने, या यूं बोल दे हुमायूं की बहन, जिसका नाम क्या था, गुलबदन बेगम। तो ये गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। गुलबदन, बे नहीं बदन आएगा, गुलबदन बेगम। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसमें भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आता है एग्जाम में, अकबरनामा तुर्की भाषा के अंदर लिखी गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना भाई। आगे है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब बनाया जाता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछली बार आपको हरियाणा के एग्जाम सीटी के अंदर भी देखने को मिला था, सीटी का हुआ था जो और एग्जाम हुआ था, ये सब प्रस्तावन ग्रुप में था, ऐसे कुछ था, मतलब हरियाणा के एग्जाम में था ये, कि ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब बनाया जाता है, बताओ शाबाश। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड, आर्द्र भूमि दिवस जो है ये किस कब बनाया जाता है, तो आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था। रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था, रामसर एक शहर का नाम है जो कि कहाँ पर है, ईरान के अंदर है। और इसमें क्या हुआ था, रामसर सम्मेलन में जो विश्व के अंदर जो आर्द्र भूमियां होती हैं उनके संरक्षण के लिए एक संधि की गई थी सभी देशों के बीच में, कि उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो पशु पक्षियों जानवरों के जो प्राकृतिक निवास स्थान है, वेटलैंड्स है या आर्द्र भूमि है, उनको सुरक्षित करने के लिए संधि थी, रामसर कन्वेक्शन या रामसर सम्मेलन इसको बोल देते हैं। कब हुआ था ये, 2 फरवरी को हुआ था। इसीलिए क्या होता है भाई, हर साल 2 फरवरी का जो दिन होता है, ये 2 फरवरी के दिन को आप आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है इसका भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है, हाँ नदी का क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है ना, कौन सी नदी गंगा के अंदर मिलने वाली लेफ्ट साइड से अंतिम सहायक नदी है, अंतिम बताना है, ध्यान रखना आपको। क्या ऑप्शन दिया है आपको, गोमती, महानंदा, टोन्स या गंडक। अब देखो गंगा नदी जो है उत्तराखंड के अंदर से निकलती है, अपने उत्तराखंड में गंगोत्री से नदी निकलती है, ऐसे बहती है गंगा नदी, और आगे बांग्लादेश में जाकर वो नीचे समुद्र के अंदर गिर जाती है इस तरह से। तो इसका जो है लेफ्ट साइड कौन सा होगा गंगा नदी का, ऐसे बहती है, देखो इस साइड बह रही है ये,
तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, लेफ्ट होता है इसका, और नीचे वाला जो भाग होगा गंगा नदी का वो क्या कहलाएगा, राइट तट कहलाएगा भाई। लेफ्ट और राइट साइड से आकर मिलने वाली नदियों को आपको बताना है भाई। तो ऊपर से आकर जो नदी मिलती है गंगा नदी के अंदर, जो सबसे पहली नदी मिलती है भाई इस साइड से आकर, वो नदी तो है, इस नदी का नाम है राम गंगा, सबसे पहले। लेकिन आपसे पहली नहीं पूछी गई, आपसे अंतिम नदी पूछी गई है भाई। राम गंगा के बाद और कौन सी नदी आकर मिलती है गंगा नदी के अंदर, राम गंगा के बाद ध्यान रखेंगे एक नदी आती है इस साइड से, इस नदी का नाम है गोमती। राम गंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद आ जाती है नदी एक, ध्यान रखेंगे आप इस साइड से, घाघरा। घाघरा के बाद ध्यान रखेंगे इस साइड से नदी आती है, ये मिलती है गंडक। ये कहाँ मिलती है, क्या होती है, वो तो आप अलग डिस्कस करेंगे उनको। गंडक, गंडक के बाद एक नदी आती है इस साइड से मिलती है, इसका नाम है कोसी। कोसी के बाद अपने पश्चिम बंगाल की तरफ से एक नदी आकर मिल जाती है गंगा नदी के अंदर, इसका नाम है महानंदा। तो ये 6 नदियां हैं जो मेन लेफ्ट साइड से आकर गंगा नदी के अंदर मिलती है भाई। कौन सी हो जाएंगी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो इसमें पहली मिलने वाली नदी कौन सी है, रामगंगा। आखिरी कौन सी है, महानंदा ना, आखिरी कौन सी बताओगे, महानंदा। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा भाई। और एक नदी है गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है, वो आप ध्यान रखें, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना जो है वो भी उत्तराखंड से आती है। तो इस साइड से, राइट साइड से जाकर गंगा नदी के अंदर मिल जाती है प्रयागराज के अंदर, इस नदी का नाम है यमुना। एक और नदी आप लोग ध्यान रखोगे इसके अंदर, जो है सोन नदी। सोन नदी जो है वो इस साइड से आती है और आकर गंगा नदी के अंदर मिल जाती है यहाँ पर, इस नदी का नाम है सोन। तो सोन गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर गंगा के अंदर मिलती है ना, इस चीज का भी आपको ध्यान रख लेना है भाई। तो ये चीजें इसमें ध्यान रख लेना है आप लोग। एसएससी के जितने भी एग्जाम होने हैं, रेलवे के जो एग्जाम होने हैं, उनके लिए क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी भी ना, काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर आप आगे यही कोशिश करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़ें एग्जाम में इस क्लास के अंदर यूट्यूब के ऊपर आप कि जो पिछले साल से आपके पूछे गए क्वेश्चंस है भाई। इधर उधर की बातें ना करके अपने को सिर्फ क्या करना है, पिछले साल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेना है भाई। तो उससे क्या होगा, आपके कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे उनके अंदर से, या उनके आसपास के इर्द गिर्द के क्वेश्चन जो होते हैं वो मिल जाते हैं आपको। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है ना, एथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है, बताओ शाबाश। कौन सा शहर ऐसा है जो पूर्व का एथेंस कहलाता है भाई। तो एक तो आपको ऑप्शन दे रखा है मंसूरी, एक चेन्नई, एक कोचीन, और एक आपको दे रखा है मदुरई। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहने वाला है पूर्व का एथेंस, वो कौन सा रहने वाला है प्यारे बच्चों, ये है मदुरई। मदुरई जो है इसको पूर्व का एथेंस कहा जाता है, और क्या कहा जाता है इसे, मदुरई को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है भाई। मदुरई को त्योहारों का शहर भी बोल देते हैं। इसके साथ साथ मदुरई जो है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, तो मदुरई है कहाँ पर, ये तमिलनाडु के अंदर। मदुरई में क्या है, तो गुरुजी मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। ये क्वेश्चन भी आता है काफी बार, मीनाक्षी मंदिर जो है ये कहाँ पर है, मदुरई के अंदर है भाई ना, मीनाक्षी मंदिर मदुरई के अंदर। कैसे सर ठीक है। इसके बाद मदुरई से ध्यान रखने, हाँ हाँ ना बना लो, हाँ ना उरे। मदुरई से ध्यान रखेंगे आप, मदुरई जो है भाई ये एक नदी है जिसका नाम है वैगई। ठीक है, वैगई नदी के किनारे स्थित है ये। ठीक है, कोचीन जो है ये कहाँ पर है, कोचीन केरल में है, और इसे क्या कहा जाता है, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है भाई। कोचीन जो है ये प्यारे बच्चों अरब सागर की रानी कहलाता है, अरब सागर की तरफ स्थित है, बंदरगाह है भारत का कोचीन केरल में। चेन्नई को क्या कहा जाता है, चेन्नई को डॉक्टरेट ऑफ एशिया, डॉक्टरेट ऑफ एशिया के नाम से किसको जानते हैं आप, चेन्नई को जानते हैं। या दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाता है, चेन्नई को कहा जाता है। मंसूरी जो है पर्वतों की रानी के नाम से फेमस है, उत्तराखंड के अंदर है ना, ये ध्यान रखेंगे आप, उत्तराखंड में ही होगी मंसूरी, ये हिमाचल में है, देख लेना, पर्वतों की रानी कहा जाता है वही से। तो ये चीजें इनसे ध्यान रखनी है अपने को अच्छा, ये एथेंस का जिक्र आया यहाँ पर, तो एथेंस किसके लिए प्रसिद्ध है, ये एथेंस राजधानी है किसकी, यूनान की।
यूनान की राजधानी है एथेंस, और यही एथेंस में ही क्या हुआ था, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे 1896 के अंदर, इसलिए एथेंस फेमस है। तो भारत में एथेंस बोल देते हैं मदुरई को, ध्यान रख लेना इस चीज का। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, थोड़ा बड़ा करें क्या इसको, सही है। हाँ, क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, सबसे बड़ी या सबसे लंबी सिंचाई नहर पूछी है आपसे, बताओ शाबाश, कोशिश करो। सरहिंद नहर, यमुना नहर, एक पूछा आपसे इंदिरा गांधी नहर, और एक पूछा अपर गंगा नहर। कौन सी नहर ऐसी है जो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर होगी? तो सबसे लंबी सिंचाई नहर अपनी कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, ध्यान रखें यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है, इसे राजस्थान में पानी पहुंचाया जाता है, इसलिए इंदिरा गांधी नहर को आप क्या बोल देते हैं, इसको मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर को क्या कहा जाता है, मरु गंगा कहा जाता है। कहाँ से निकलती है इंदिरा गांधी नहर ये, तो इसको अगर आप समझोगे तो एक नदी है सतलुज नदी, मानसरोवर झील से भारत के अंदर आती है इस तरह से, और आगे पाकिस्तान चली जाती है। इस नदी का नाम है सतलुज। इसके अलावा एक सतलुज की सहायक नदी है जिसका नाम है ब्यास। सतलुज की सहायक नदी है ब्यास नदी, ऐसे ऊपर से आकर ये सतलुज के अंदर मिलती है, ब्यास। दोनों नदियां मिलती हैं जहां पर पंजाब हिमाचल की जो बाउंड्री है, उस जगह को बोलते हैं जहां ये मिली है, ये जगह कहलाती है हेरी के बैराज, हेरी के बैराज। और जहां ये मिलती है हेरी के बैराज में, उसी जगह से क्या किया गया है, ये इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया, इस साइड इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है भैया। तो क्वेश्चन आ जाए, इंदिरा गांधी नहर को पानी की जो आपूर्ति है वो कौन सी नदी के द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर को पानी की आपूर्ति कौन सी नदी करती है, सतलुज नदी करती है। मेन नदी जो है वो सतलुज है, ब्यास और सतलुज के संगम से इसका निर्माण किया गया है। इस इंदिरा गांधी नहर से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, ये चार ऐसे राज्य हैं जिनको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, जिससे इनको लाभ पहुंचता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इंदिरा गांधी नहर जो है ये सबसे लंबी नहरों के अंदर से, अभी भारत क्या विश्व के सबसे लंबी नहरों के अंदर से मानी जाती है ये। अगला, निम्नलिखित में से मार्शल आर्ट की कौन सी शैली केरल से संबंधित है? मार्शल आर्ट की कौन सी कला ऐसी है जो केरल से संबंधित होगी, बताओ शाबाश, है ना, केरल से जुड़ी हुई कौन सी शैली होगी इसमें से? आपको क्या बताना है, केरल से संबंधित कौन सी शैली? एक है गतका, सिलबम, पाइक अखाड़ा, और कालिरी पट्टू। तो कालिरी पट्टू जो है ये केरल से संबंधित है, ध्यान रखें, मार्शल आर्ट की कला है और सबसे प्राचीन कला मानी जाती है मार्शल आर्ट की। मार्शल आर्ट जो है खुद को डिफेंड करने की एक कला है युद्ध के अंदर, और जो ये मार्शल आर्ट है इसका जनक भी केरल को ही माना जाता है। अगर वैसे देखा जाए तो मार्शल आर्ट कला का जनक पूछे आपसे तो केरल को माना जाता है। गतका जो है ये पंजाब से संबंधित है, ये भी मार्शल आर्ट की एक कला है। ये पंजाब के अंदर जो सिख संप्रदाय के जो लोग हैं, सिख धर्म के जो लोग हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं, गतका का ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे पंजाब के सिखों के द्वारा ये की जाती है ये। एक और ध्यान रख लो इसमें, एक है थांग टा। थांग टा जो है ये भी मार्शल आर्ट की एक कला है, जो कहाँ से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है थांग टा। ये भी इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रख लेना है भाई। थांग टा जो है इसका संबंध पूछे आपसे कहाँ से है, तो ये आप बताओगे मणिपुर से है। मर्दानी जो है एक, वो ध्यान रखेंगे आप, मर्दानी कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से, मराठों के द्वारा ये की जाती थी भाई। मर्दानी मार्शल आर्ट की कला है ये भी। मर्दानी जो है ये महाराष्ट्र से मार्शल आर्ट की कला। अच्छा, और ध्यान रखें जो छऊ है, जैसे छऊ जो है ये झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ की साइड जो है ये छऊ जो है ये भी क्या है, मार्शल आर्ट की एक कला मानी जाती है ये। छऊ झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर है मेन तो ये झारखंड की, ये छत्तीसगढ़ की एक मार्शल आर्ट की कला है ये सारी ध्यान रखनी है अपने को भी। यहाँ से केरल की पूछे तो केरल की कौन सी थी, कलारियो पट्टी जो है, कलारी पट्टू जो है ये केरल की मार्शल आर्ट की कला मानी जाती है भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, देखो, हाँ ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
हिस्ट्री का क्वेश्चन मान लो आप लोग, चाहे ये स्टैटिक जीके का मान लेंगे, एक ही बात है कि भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो जो है, ये कोड नेम के तहत अपने अधिकार में, किस राज्य को अपने अधिकार में लिया था, ये पूछ रहा है आपसे ना, किस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया था ऑपरेशन पोलो के तहत। पहला है मैसूर, दूसरा हैदराबाद, ग्वालियर या बड़ौदा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, आपको पता लग ही गया होगा कि जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा प्यारे बच्चों, इसके अंदर वो रहेगा हैदराबाद। क्योंकि जो हैदराबाद का जो निजाम था आज़ादी के बाद, इसने ये घोषणा कर दी थी कि वो अपनी रियासत जो है, उस रियासत को भारत के अंदर विलय नहीं करेगा ना, भारत में शामिल नहीं करेगा, बल्कि अपनी रियासत का विलय कहाँ करेगा, ये पाकिस्तान के साथ करेगा। जबकि हैदराबाद है कहाँ पर, तेलंगाना की राजधानी है, पाकिस्तान तो कहाँ उतनी दूर रह गया था। तो बाद में भारत सरकार ने, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ की जो हैदराबाद की जो प्रजा थी, उन्होंने यहाँ के नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो नवाब ने क्या किया, अपने सैनिकों को भेज दिया था उन विद्रोहियों को दबाने के लिए। तो नवाब की सेना और वहाँ हैदराबाद की प्रजा, उन दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। नवाब की सेना के अंदर जो सैनिक थे यहाँ पर, उनको क्या कहा जाता था, उनको रजाकर कहा जाता था भाई। बहुत ही दरिंदे किस्म के सैनिक थे जो लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, क्या कहलाते थे, रजाकर। इन रजाकरों के अत्याचारों से तंग जब हुए वहां के लोग, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी कि आप हमारी मदद करो, और आप मदद करने के लिए तैयार थे उस टाइम पर भी। हमने अपनी पुलिस भेजी, अपनी आर्मी भेजी वहां पर। हमारी आर्मी जो वहां गई हैदराबाद के अंदर 1948 में, उसी ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत इन रजाकरों को हराया गया, राजा को बंदी बनाया गया और राजा से विलय करवाया गया हैदराबाद का भारत के अंदर। ध्यान रख लेंगे आप लोग। तो ये हैदराबाद से संबंधित था ऑपरेशन पोलो। इसमें और कुछ ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं भाई। अगला देखो, ये कल्चर से क्वेश्चन आ गया एक और, नृत्य अपनी जो संस्कृति है उससे। ख्वांग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है ना, कौन सा पूछा है आपसे, ख्वांग ना। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, तो झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल या मिजोरम। पहली बात तो खुआंग है क्या, ये एक खुआंग एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ये ध्यान रखें। किससे संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है ये क्या होता है, पेड़ की जो छाल होती है, खोखली खाल, उसके दोनों साइड जानवरों की जो चर्बी वगैरह लगाकर वो ढोलक टाइप से बनाया जाता है, ये खुआंग बोलते हैं। और जो यहाँ के जो जनजाति लोग हैं, आदिवासी जो हैं, वो क्या करते हैं, खुआंग का प्रयोग करते हैं नृत्य करने के लिए भाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। धन्यवाद गुरु जी। इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, मिजोरम रहेगा भाई। चलो आगे देखो, खुआंग के बारे में आपको बता भी रखा है, देखो ये है ना। तो खुआंग देखो, खुआंग मिजोरम का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है और यह एक ड्रम है। मिजो समाज में इसका सामाजिक और धार्मिक महत्व भी है, सामाजिक और धार्मिक महत्व से भी जुड़ा हुआ है ये खुआंग जो है। ये खुआंग क्या, जैसे मैंने बताया था, खोखले पेड़ से बना होता है। पेड़ की जो मतलब जो होती है तना जो होता है, उसको खोखला कर लेते हैं अंदर से, उससे बनाता है। और ये दोनों तरफ जानवर की खाल से इसको लपेट देते हैं भाई। त्योहारों और नृत्यों के दौरान खुआंग का इस्तेमाल किया जाता है। मिजोरम के कुछ और पारंपरिक वाद्य यंत्र भी हैं, और कौन कौन से हैं, दार पूछे आपसे। दार एक वाद्य यंत्र है, इसका संबंध भी कहाँ से है, दिखने लगा के, ये ऊपर कर देता हूं मैं थोड़ा, देखो इसको ध्यान से, ये ध्यान रखना इनका। दार एक वाद्य यंत्र है, ये भी कहाँ का है, मिजोरम का। बेंग बुंग भी कहाँ पर है, मिजोरम का। सेकी भी कहाँ पर है, मिजोरम का। तलखुआंग भी कहाँ का है, मिजोरम का। ये सारे वाद्य यंत्र हैं, ये सारे के सारे। खमांग जो हो गया, ये खुआंग जो है, ये भी मिजोरम का है। तो इनका आपको नाम ध्यान रखना है भाई, सबका नाम ध्यान रखोगे आप लोग इनका। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, इतना बड़ा प्रश्न कैसे आ गया, देखो क्या पूछा। भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना, या जिसको क्या बोलते हैं, मिड डे मील जिसको बोल देते हैं भाई, आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा था। मिड डे मील शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा, बताओ शाबाश। कौन सा राज्य पहला था जिसने मिड डे मील योजना शुरू की थी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या केरल, कौन सा है बताओ। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा इसमें, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज जो है, उनकी देन मानी जाती है, मतलब ये जो मिड डे मील की जो योजना है। 2002 में इसको पूरे भारत के अंदर शुरू कर दिया गया था फिर बाद में,
और अभी 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना इसका नाम रख दिया गया है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। आगे इसमें देखो बता भी रखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें बता रखा है। देखो, मध्याह्न भोजन का शुभारंभ प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री कब रहे थे? 1991 से लेकर 1996 तक रहे थे, जो है उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। 2002 तक इसे भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था। बताया जैसे मैंने आपको 2002 में सभी राज्यों में लागू किया गया। सितंबर 2021 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना ना पीएम पोषण योजना कर दिया गया, मिड डे मील का नाम भाई। तो ये चीजें ध्यान रखनी है अपने को। ये क्या है? दोपहर के टाइम खाना दिया जाता है बच्चों को स्कूल के अंदर में। अगला है, किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है? मैक्सिको, भारत, सर्बिया या ब्राजील? बताओ, कॉफी का उत्पादन कौन सा देश सबसे ज्यादा करता है? कॉफी का उत्पादन कौन सा करता है? ब्राजील करता है। तो ब्राजील ही क्या कहा जाएगा? कॉफी बाउल कहा जाएगा। ध्यान रखना है आपको विश्व का। मैक्सिको तो क्या करता है भाई? मैक्सिको जो है ये चांदी का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करता है। ये चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। और मैक्सिको की जो खाड़ी है वो क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको से। ये बात ध्यान रखेंगे आप। भारत में कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है अधिकतर? भारत में कॉफी का उत्पादन होता है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में पहाड़ियां हैं जिनका नाम है बाबा बुदान की पहाड़ियां। बाबा बुदान, ये बाबा बुदान की जो पहाड़ियां हैं ये कॉफी के उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ से लौह अयस्क भी प्राप्त होता है बाबा बुदान की पहाड़ियों से। सर्बिया कुछ नहीं, रूस का हिस्सा एक प्रकार से। ब्राजील जो है ध्यान रखेंगे, ये इसकी राजधानी क्या है? ब्राजील की ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी है ब्राजील भाई। विश्व में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है ब्राजील। और ध्यान रखेंगे आप इसमें ब्राजील के अंदर की ये फीफा विश्व कप जो है भाई, फीफा वर्ल्ड कप या फुटबॉल का विश्व कप जो है वो सबसे अधिक बार जीतने वाला देश है ब्राजील। ये भी आप लोग ध्यान रख लेंगे इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? देखो, अगला है, अंटार्कटिका के उस सबसे पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए जो भारत सरकार द्वारा निर्मित है। अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या है? ये बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है और यहाँ पर क्या कर रखा है? सभी देशों ने अपने अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखे हैं। तो भारत का भी यहाँ पर अनुसंधान केंद्र है और 3 है भारत के यहाँ पर। भारत के अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं यहाँ पर? एक तो मैत्री, एक भारती और एक दक्षिण गंगोत्री। ये तीनों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हमारे अंटार्कटिका में है। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है हिमाद्री। ये हिमाद्री नामक जो अनुसंधान केंद्र है भारत का, ये कहाँ पर है? ये उत्तरी ध्रुव के पास है, आर्कटिक में। ये आर्कटिक के अंदर स्थित है भाई। तो अब देखो इन तीनों के अंदर से ध्यान रखना है आपको। आपसे पूछा क्या है कि जो पहले का बताना है नाम आपको। पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा था? तो वो तो कौन सा? गंगोत्री भी। दक्षिण गंगोत्री जो है ये भारत का पहला था। ये दक्षिण गंगोत्री की स्थापना हुई थी 1983 के अंदर। 1983 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन 1989 के अंदर क्या होता है? 1989 के अंदर इसका एक हिस्सा जो होता है वो ढह जाता है भाई। बर्फ मतलब गिरने की वजह से क्या होता है? इसका एक हिस्सा इसके साथ ही बह जाता है ये, जिसकी वजह से क्या किया गया था? ये इसका एक और जो है वो स्थापित किया, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। मैत्री और भारती जो स्थापित की गई भाई वो बाद में की गई फिर इसके बाद। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है इसके अंदर। 1990 के अंदर फिर मैत्री जो है इसकी स्थापना की गई थी भाई। और फिर बाद में 1900 जो 95 है भाई, 93 है, पता नहीं 2005 है, जो 2005 में किया शायद बाद में भारती की स्थापना की गई थी। ये चीजें ध्यान रखनी है अपने को भाई। पहला पूछा तो पहला कौन सा होगा? दक्षिण गंगोत्री 1983 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये ध्यान रख लेंगे आप। फिर आगे बता भी रखा है देखो आपको इसमें कि दक्षिण गंगोत्री के बारे में जरूरी बातें क्या है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसका इस्तेमाल आपूर्ति आधार पर और परागमन शिविर के रूप में किया जाता है। मतलब इसका मतलब एक प्रकार से गोदाउन के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है भाई। आधा हिस्सा बर्फ में डूब जाने की वजह से 1990 में इसे बंद कर दिया गया था भाई। आगे अंटार्कटिका में भारत के अन्य अनुसंधान केंद्र कौन से हैं? तो एक मैत्री है,
भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है भाई ये। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 के अंदर स्थापना हुई थी। भारतीय जो है इसका तीसरा अनुसंधान केंद्र है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय जो है भाई इसकी इसकी स्थापना हुई थी 2013 के अंदर भाई। 3 में नहीं, 3 बताया था पहले, 3 में 13 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी भाई। ठीक है। तो पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारतीय हो जाएगा भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? अगला है कि सार्क जो है, सार्क या इसको हिंदी में और किस नाम से बोल देते हैं? इसको दक्षेस बोल देते हैं भाई। दक्षेस का सचिवालय कब स्थापित किया? सचिवालय मतलब सेक्रेटरीट जो है इसका, वो कब बनाया गया था? सार्क का गठन तो कब हुआ था? जो दक्षेस है या जो सार्क है भाई, इसकी स्थापना जो की गई थी वो तो की गई थी 1985 के अंदर। 6 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। अब सचिवालय पूछा है आपसे कब बना था, बताओ शाबाश। 1986, 1985, 1987 या 1984? 84 तो होगा नहीं, स्थापना ही इसकी 1985 में, तो पहले सचिवालय कैसे बन जाएगा? बाद में बना होगा। तो ये 85, 86, 87 में से कौन सा होगा सचिवालय? वैसे इसका है कहाँ पर, तो आपको बताना है सर, वो है काठमांडू के अंदर। काठमांडू में इसका सचिवालय। कब स्थापित हुआ था ये? तो ये स्थापित हुआ था 1987 के अंदर, 1987 में। सार्क या दक्षेस की स्थापना पूछ ले फिर तो 1985, और इसका सचिवालय सेक्रेटरीट कब बना था तब को क्या बताओगे? 1987 के अंदर बताएंगे भाई। सार्क में कुल देश कितने हैं, या दक्षेस में कुल देश कितने हैं? 8। मतलब क्या होता है इसका? साउथ एशिया, एस ए से क्या बनेगा? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। आर सी का मतलब रीजनल मतलब क्षेत्रीय, कॉरपोरेशन मतलब संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई, दक्षिणी साउथ एशिया है, दक्षिण पूर्व नहीं सॉरी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन बन जाएगा भाई, है क्षेत्रीय सहयोग संगठन हो जाएगा हिंदी के अंदर ये। इसमें देश हैं 8। 8 देश कौन कौन से हैं? तो भारत के पास पास वाले ही हैं भाई। जैसे इसके संस्थापक सदस्य तो 7 ही थे। कौन कौन से थे? जैसे एक पाकिस्तान हो गया, भारत है, नेपाल है, भूटान है, इसमें बांग्लादेश है। कितने हो गए? 5। एक श्रीलंका है, 6। एक मालद्वीप है, 7। ये संस्थापक सदस्य ये 7 थे। 8वां देश जो इसमें जुड़ा वो कौन सा जुड़ा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है इसका मेंबर बाद में बना, और ये कब बना था? 2007 में इसका मेंबर बना भाई अफगानिस्तान। पहले 7 थे, अब देशों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई है, ध्यान रख लेना इसमें सार्क के अंदर में। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? अगला है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है? भूटान के साथ कितने राज्यों की बाउंड्री अपनी लगती है? भूटान कहाँ पर है? देखो अभी गिन देते हैं इनको भाई। जैसे मान लेते हैं अपन ये कि अपना भारत है भाई, तो इसमें भारत के अंदर भूटान कहाँ है इस नक्शे के अंदर? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कौन से देश का है? ये भूटान है भाई, मान लो। ये जो अलग रंग में दिखा दिया ये क्या होगा? भूटान होगा अपना ये। ठीक है। इसके कौन कौन से राज्य होंगे अभी, है ना? राज्य ढूंढते हैं चलो अभी इसके साथ कौन कौन है। तो देखो इसमें राज्य जो होगा, एक तो इस साइड ये कौन सा हो गया? सिक्किम, यहाँ पर। दूसरा आप इसमें ध्यान रखेंगे सिक्किम के अलावा एक राज्य इस साइड है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ से आगे तक ऐसे फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद आप ध्यान रखोगे इसके अंदर एक राज्य और कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल के अलावा आगे आ जाता है एक असम, यहाँ। अच्छा, असम के बाद एक राज्य और ऊपर की ओर कौन सा है? तो आप कहोगे गुरुजी यहाँ तो है अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हो जाते हैं ये? 4 राज्य हो जाते हैं भैया, है ना? कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो 4 आपका क्या रहेगा इसमें? राइट आंसर रहेगा भैया। सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? 4। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है देखो आपसे भाई। अगला है
ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है ना? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है भारत में? महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या केरल में? किस राज्य के अंदर विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसके अंदर? तमिलनाडु के अंदर विवेकानंद रॉक मेमोरियल है भाई। ये पत्थर से बनाया हुआ विवेकानंद का स्टेच्यू है भाई यहाँ पर, और बिल्कुल भारत का आखिरी हिस्सा है, बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा जो है मुख्य भूमि का वहीं बना हुआ है। और दक्षिणी हिस्से का नाम क्या है इसका? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के अंदर स्थित है ये। और ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना कब हुई थी? 1970 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी भाई, विवेकानंद रॉक मेमोरियल की। ये स्वामी विवेकानंद ने वहां पर काफी सारे समय बिताए थे, मतलब शिकागो के अंदर जब वो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उससे पहले काफी समय तक वहां पर कन्याकुमारी के अंदर उन्होंने अपना एकांतवास में समय बिताया था भाई। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद से ध्यान रखेंगे आप, इनका असली नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद का असली नाम है नरेंद्र दत्त। इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे भाई। अच्छा, स्वामी विवेकानंद से बात ध्यान रखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, वो भी ध्यान रख लेना है आपको। इनका जो जन्मदिन है स्वामी विवेकानंद का, वो जन्मदिन कब आता है इनका? 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को हर साल इनका जन्मदिन जो है ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 12 जनवरी का दिन भाई, ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है अपने को। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अगला क्वेश्चन क्या है? अगला आपसे पूछा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, जिसको क्या बोल देते हैं? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब की गई थी? 1991 में, 1975 में, 1982 में या 1987 के अंदर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा आपका 1982। 1982 के अंदर इसकी स्थापना होती है। 1982 में स्थापना हुई तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है गुरुजी? तो इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे आपका कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ बताओगे? मुंबई के अंदर बताएंगे भैया आप। नाबार्ड क्या काम करता है? ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो भी लोन या सब्सिडी वगैरह जो आती है वो सारी कौन से बैंक के थ्रू के तहत आती है भाई? वो नाबार्ड भेजता है ना। जो सब्सिडी केसीसी वगैरह जो सारी जो चीजें हैं कृषि यंत्रों के ऊपर, वो नाबार्ड के थ्रू आती है, ध्यान रख लेना आप लोग भाई। तो एक बैंक है मुंबई में, इसका मुख्यालय है। 1982 में स्थापना हुई थी, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी अपने देश के। अगला देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, दूध सागर झरना कहाँ स्थित है ना। दूध सागर झरना क्यों बोलते हैं इसको? इसका जो पानी होता है ऊंचाई से जब नीचे गिरता है भाई तो वो एक दूध की तरह सफेद दिखाई देता है, इसलिए क्या बोल देते हैं आप इसको? दूध सागर झरना बोल देते हैं भाई। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, केरल में या गोवा में? तो दूध ज्यादा कहाँ प्रसिद्ध है? दूध गोवा का प्रसिद्ध है। तो गोवा के अंदर है दूध सागर जलप्रपात, ध्यान रखना है ये ना। गोवा में ही है सफेद रंग के झरने, ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए गोवा में क्या है? ये दूध सागर झरना है। कौन सी नदी के अंदर है ये? मंडावी नदी। मंडावी नदी जो है इसके ऊपर ये दूध सागर झरना बनता है। और ये पणजी जो है अभी गोवा की राजधानी, वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखेंगे आप। गोवा क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है ना। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अरब सागर के किनारे स्थित है भैया गोवा। अच्छा, गोवा आजाद कब हुआ था? गोवा आजाद कब हुआ? तो गोवा आजाद हुआ था 1961 के अंदर। गोवा के ऊपर किस देश का अधिकार था? गोवा के ऊपर अधिकार था पुर्तगाल का, ठीक है। कब गुलाम हुआ गोवा? तो गुलाम हुआ था 1510 के अंदर पुर्तगालियों का। आजाद हुआ 1961 में, सबसे बाद के अंदर। तो गोवा से ये चीजें ध्यान रख लेनी है हमें भाई। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि अंग्रेजी में अनुवादित इंडियन नेशनल आर्मी का आदर्श वाक्य या मोटो क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी का मतलब क्या है? आजाद हिंद फौज जिसको बोल देते हैं भाई, है ना। इसका आदर्श वाक्य या इसका मोटो क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो पहली बात करें, आईएनए जो है भाई, इसके जो गठन है भाई, ये जापानियों के सहयोग से या जापान के अंदर किया गया था 1942 के अंदर। मोहन सिंह के नेतृत्व में। मोहन सिंह इसके पहले कमांडर बने थे, लेकिन संस्थापक अगर पूछे आपसे तो आप जापान में किसको बताएंगे?
रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, इनको कमान सौंप दी थी, मोहन सिंह के द्वारा सौंप दी गई भाई। बाद में अगले साल 1943 में सिंगापुर के अंदर भाई, सिंगापुर के अंदर इसको दोबारा से नए सिरे से स्थापित किया गया, और वो किसने स्थापना की थी? नेताजी द्वारा भाई ना। नेताजी किसको बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भाई। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य अपनी सेना तैयार करके भारत के ऊपर आक्रमण करना था और भारत को आजाद करवाना था अंग्रेजों से। तो इसमें इसका जो मोटो था वो क्या था? एकता, विश्वास और बलिदान। एकता, विश्वास और बलिदान जो है इसका आदर्श वाक्य था आईएनए का। ध्यान रखेंगे आप। इस आईएनए से एक बात और ध्यान रख लेना आप लोग कि जो आईएनए है, जो इंडियन नेशनल आर्मी जो थी भैया, इसके अंदर महिलाएं भी शामिल थी। इसकी जो महिला विंग थी भाई, महिला विंग का नाम था रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, महिला रेजिमेंट या रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बोल देते हैं, एक ही बात है, रानी लक्ष्मीबाई। और इसका नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई जो रेजिमेंट थी भाई, ये इसका नेतृत्व किया गया था लक्ष्मी सहगल के द्वारा। ये भी लक्ष्मीबाई है और ये इसका नाम भी क्या? लक्ष्मी है भाई, लक्ष्मी सहगल। तो महिला विंग या महिला रेजिमेंट का पूछ ले आपसे नाम क्या था आईएनए में, तो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। और इसकी जो कमांडर थी या इसकी जो अध्यक्ष थी उसका नाम भी क्या था? लक्ष्मी सहगल था। ये चीजें ध्यान रखने आप। करो या मरो, ये तो किसने नारा दिया था? करो या मरो का नारा तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। और ये नारा कब दिया था? ये 1942 में जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, उससे पहले ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चलो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आप करते हैं भाई। आगे क्या पूछा है हमसे? तो अगला है भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? वंदे मातरम की अगर आप बात करें, वंदे मातरम है क्या? तो वंदे मातरम ये भारत का राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग है एक, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा सर ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, सही बात है। ये लिखा किसने? तो वंदे मातरम के रचयिता, जिसने रचना की भाई, वंदे मातरम के जो रचयिता थे इनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है सर, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोल देते हैं। कब रचना की थी इन्होंने वंदे मातरम की? तो 1970 के अंदर इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? आनंद मठ, आनंद मठ। इस आनंद मठ के अंदर ही क्या किया था इन्होंने? ये वंदे मातरम के नाम से कविता लिखी हुई, जिसको बाद में अपन ने अपना राष्ट्रगान स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन ये आ जाए कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से बताओगे आप लोग? आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, ध्यान रख लेना ये। ठीक है, इसके अलावा ये पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार गाया गया था 1896 के अंदर। और कहाँ गाया गया था? ये कलकत्ता के अंदर गाया गया था भाई। इसको गाने की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रगीत को कितने समय में गाया जाता है? तो आप ध्यान रखिए 65 सेकंड में इसको गाकर पूरा करना होता है भाई। गाने की जो लिमिट होती है, अवधि होती है, ड्यूरेशन जो होती है वो 65 सेकंड्स या 1 मिनट और 5 सेकंड बोल दो आप लोग, उतने समय में इसको गाना होता है। इसके अलावा आपसे पूछ ले, एक और होता है जनगण मन, राष्ट्रगान जो है हमारा भाई, जनगण मन। ये पहली बार कब गाया गया था? ये गाया गया था 1911 के अंदर भाई। और ये भी कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के अंदर ही इसको गाया गया था भाई। जनगण मन जो है इसको गाने की अवधि कितनी होती है? इसको गाने की अवधि होती है 52 सेकंड। और जनगण मन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम तो गाया गया 1911 के अंदर, और जनगण मन गाया गया, सॉरी, वंदे मातरम तो गाया गया 1896 में, और जनगण मन गाया गया था 1911 के अंदर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा? देखो, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 भाई, 1896 के अंदर ये गाया गया था। और जब ये 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे इस समय?
इस समय अध्यक्ष थे इसके हेमतुला सयानी। हेमतुला सयानी इसके अध्यक्ष थे भाई। और जब 1911 के अंदर जब ये जनगण मन गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर ही गाया गया था, 1911 वाले कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण दर। बिशन नारायण दर। तो वंदे मातरम तो गाया गया हेमतुला सयानी की अध्यक्षता में, और जनगण मन गाया गया था बिशन नारायण दर की अध्यक्षता में। गाए दोनों कलकत्ता में गए थे, और सन अलग अलग है। वंदे मातरम 1896 में और जनगण मन 1911 के अंदर गाया गया भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इतना ही है, इतना ही क्वेश्चन है भाई आज की क्लास के अंदर। तो क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके मुझे जरूर बताना भाई। अगली क्लास में मिलते हैं जल्दी, तब तक अपनी तैयारी को बढ़िया बनाओ, मजबूत बनाओ, पढ़ते रहो भैया। सेहत का ध्यान रखो, ठंड बहुत है, रजाई में घुसे रहो, पढ़ते रहो सारे के सारे बच्चे भाई। ठीक है, मिलते हैं आप अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, सत श्री अकाल। ठीक है, चलते हैं भाई।